हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का वीडियो भी बजट 2021-22 जो यूनियन गवर्नमेंट का केंद्रीय सरकार का बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, इस पर हम पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं। बजट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष जो बजट होता है, केंद्र सरकार का हो और विभिन्न राज्य सरकारों के जो बजट होते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना होता है और उन बजट्स की आपस में तुलना भी की जाती है कि उससे किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए, कितने लक्ष्य प्राप्त हुए। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को बजट का गहन दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। इसमें हम पहले एक बजट का देख चुके हैं वीडियो, आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। बजट के बारे में एक विशेष बात यह है कि आर्थिक नीति निर्धारण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आम जन जो है वो आर्थिक मुद्दों से दूर हैं। बजट एक्चुअल में जो आम नागरिक है उसको तुरंत समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर अनेक टेक्निकल वर्ड होते हैं। परंतु इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को अपनी समझ इस बारे में बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट भी है और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब आप देते हैं तो बजट से संबंधित कई बातें और कॉन्सेप्ट आपके काम आते हैं। बजट पेश हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं, और उसका प्रभाव किस वर्ग पर क्या पड़ेगा ये इसे पूरी तरह समझना आवश्यक है। और इस बारे में जनता की क्या राय है और शेयर बाजार इत्यादि में क्या हो रहा है, जनता की क्या चाहती है, उस पर विचार किया जा रहा है या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि देश में किसी भी औसत नागरिक से चुनाव इत्यादि पर या राजनीतिक मसलों पर कोई राय पूछी जाए तो काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा। अब उसी व्यक्ति से अगर आपने अर्थव्यवस्था या बजट के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो उसके पास शब्द सीमित होते हैं। लोकतंत्र में आर्थिक नीति के निर्धारण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। हमारी संसदीय व्यवस्था में आर्थिक नीति निर्धारण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। आर्थिक मामलों को तकनीकी विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र में माना जाता है। लोग अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों को समझ नहीं पाते, ऐसे में वह नीतियों को समझ नहीं पाते और उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वर्ष 2021-22 का बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब देश की जीडीपी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सर्वाधिक संकुचन के दौर में है। इन दिनों आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पहली तिमाही में अचानक जब लॉकडाउन था उसका असर हुआ तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा कम हो गई, और इस समय खैर अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ रही है और वापस अब ये चर्चा की जा रही है कि वी शेप का विकास हो रहा है, कि जो जीडीपी एकदम कम हो गई थी वो तेज़ी से वापस ऊपर की ओर बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.7% का संकुचन देखा गया है। इससे पहले केवल 4 ऐसे साल हैं जिसमें जीडीपी वृद्धि दर में संकुचन हुआ है। ये साल हैं 1957-58, इसमें 1.2% हुआ था। 1965-66 में 3.7% हुआ। 1972-73 एक ऐसा वर्ष था जिसमें 0.3% संकुचन हुआ, और 1979-80 में 5.2%। तो भारतीयों को ये समझना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि राजनीति हो या ये जैसे कोरोना पीरियड भी आया तो कोरोना से संबंधित जो शब्दावली थी या जो विशेष नारे इत्यादि थे वो लोगों में तुरंत लोकप्रिय हो गए, परंतु आर्थिक मुद्दे इतनी आसानी से लोकप्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जटिल गणित होता है, प्रतिस्पर्धा तकनीक होती है। आडंबरपूर्ण विवरण के चलते अर्थशास्त्र आम बोलचाल की भाषा में नहीं समझाया जा सकता। एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हम समझ सकते हैं कि एक डायग्राम का क्या महत्व होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से ये बताया गया है कि बजट 2021-22 जो होगा उसका जो कुल खर्च है उसमें से किस विभाग को कितना खर्च मिल रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन है, परंतु आम व्यक्ति जो गणित और स्टैटिस्टिक्स नहीं समझता है वो ऐसे डायग्राम्स को आसानी से नहीं समझ पाता, जबकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि एक डायग्राम 1000 शब्द के बराबर होता है। अर्थशास्त्र हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी भाषा या लोकल भाषा में कहने की बजाय रेखा चित्रों और जटिल समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में अर्थशास्त्री आपको मालूम होना चाहिए जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, भारतीय शिक्षा और ज़मीन से जुड़े अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इसके बावजूद भारतीय में जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय विषय नहीं हो रहा है और ज़्यादातर लोगों के लिए एक गूढ़ विषय बना हुआ है। भारत में 40% युवा 20 साल से कम उम्र के हैं और उन्हें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कोई अनुभव नहीं है। हर कोई अर्थव्यवस्था संबंधी सवालों के जवाब तलाशता है और यह बात
कि हो सकता है उन्हें सवाल पूरी तरह समझ भी ना आए। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए हमें अर्थशास्त्र में बजट के बारे में समझना चाहिए। ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हमारी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत बड़ी इस बार खर्च किया गया है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा से लेकर कृषि क्षेत्र में भी बेहतरी की उम्मीद की गई है। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि 21-22 के बजट में से 39.7% तो वित्तीय हालात मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय को मिले हैं, 13.7% सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा के मामलों के लिए दिए गए हैं, 7.3% उपभोक्ता मामले और सिविल सप्लाई कार्यक्रमों के लिए, 4.7 गृह मामलों और आंतरिक सुरक्षा के लिए, 3.8% ग्रामीण भारत को मजबूती देने के लिए, 3.7% खेती और किसानों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों की जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखकर खर्च किया जाना है और किसानों की आय दुगनी करने का एक लक्ष्य है। 3.3% सड़कों को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, 3.1% रेल सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए और तेजी देने के लिए, 2.6% शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए और 2.3% रसायन एवं उर्वरक कार्यक्रमों के लिए, 15.8% अन्य चीज़ों को दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि बजट में क्या मुख्य योजनाएं हैं। बजट में किसान को ही ग्रोथ का इंजन माना गया है। किसान को अधिक पावरफुल बनाने के लिए, उनकी कृषि को अधिक मजबूत बनाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार उनसे ये इस प्रकार का आश्वासन दे रही है कि सदैव एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है उस पर विशेष सरकार का ध्यान रहेगा और जो किसानों की फसल होती है वो लाभदायक मूल्यों पर बेच सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि एसी ट्रेन और प्लेन से उनकी फसल जिस क्षेत्र में बेचना चाहते हैं वो तेज़ी से पहुंचाई जाए। महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया है और विमान से किसानों का सामान भेजा जाएगा। कृषि उड़ान योजना शुरू होगी। नीली अर्थव्यवस्था जो फिशरी से संबंधित होती है, मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा और दुग्ध प्रोडक्शन को दुगना करने के लिए सरकार योजना लाएगी। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक और फसल हरित क्रांति को दिए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर है। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश सरकार का लक्ष्य है। किसानों के जीवन में सुधार होना चाहिए, इसलिए केंद्रीय बजट में अन्नदाता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ा लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। इसके लिए कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई और उससे जुड़े कामों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का बूस्टअप दिया गया है। कृषि उत्पाद जैसे दूध, मांस, मछली समेत जल्द खराब होने वाले चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए वातानुकूलित कृषि, किसान रेल कोच और कृषि उड़ान योजना की घोषणा की गई है पहली बार। इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व दिया गया है। वर्ष 2020-21 में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 4.1 लाख करोड़ था, जिसे 34% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ किया गया है। यह बढ़ोतरी मौजूदा परिस्थितियों में बहुत आवश्यक थी। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रोजगार, मजबूत आर्थिक स्थिति, सामाजिक उन्नति आदि के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कई नई सकारात्मक घोषणाएं नजर आ रही हैं। अगर यह समय पर धरातल पर उतरती हैं, वास्तविकता का रूप लेती हैं, तो विकास को तेज गति से गति मिलेगी। वर्ष 2020-21 में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो 4.1 लाख करोड़ था, उसे 34% बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ किया गया है। यह बढ़ोतरी मौजूदा परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक है। सड़क, रेल, मेट्रो, शहरी विकास पर ज़्यादा खर्च किया गया है। यह बजट इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में वित्त उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थान का निर्माण 20,000 करोड़ के शुरुआती निवेश से प्रस्तावित करना एक अच्छा कदम है। सरकारी संपत्तियों को बेचकर या उनके संचालन का ठेका निजी हाथों में देकर वित्तीय प्रबंधन पर जोर देना ज़्यादातर सरकार में होता है।
निजी व विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए निवेश लायक प्रोजेक्ट को डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक करना एक अच्छा कदम है। इससे देशी और विदेशी निवेश में सुगमता रहेगी। विलंबित भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण के कारण प्रोजेक्ट्स को गति मिलने में जो अपेक्षा थी वो ओझल रही। बजट में चुनावी राज्यों में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा फोकस रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण निवेशकों का भरोसा जीतने, वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है कि जो दावे और वादे किए गए हैं वे समय पर पूरे किए जाएं। इसके अलावा एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कि सरकारी बैंकों में इस बजट में जान फूंकने का प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष में आपने देखा था अनेक बैंक फेल हो गए, कुछ बैंकों का विलय किया गया और बैंकों में एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे अर्थव्यवस्था को दिक्कत आई। ऐसे में इस बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा 2 सरकारी बैंकों के विनिवेश की है, जिसके बाद ये बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे। पिछले कुछ समय से सरकारी बैंकों की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार इन बैंकों के रोग का सही निदान और उपचार करने की बजाय इनके परस्पर विलय और निजीकरण को ही उपचार समझ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गवर्नेंस को सुधारने तथा इन्हें सही अर्थों में स्वायत्तता देने की दिशा में प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी समस्या इरादतन चूककर्ता, जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, वह है जिन्हें फॉरेंसिक ऑडिट में दोषी पाए जाने के बाद कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी योजना का भी अभाव नजर आ रहा है। अब तक आपको यह तो मालूम हो चुका होगा कि यह एक विकास केंद्रित बजट तैयार करने की दिशा में वित्त मंत्री ने आधारभूत ढांचे को अधिक महत्व दिया है। सरकार ने आधारभूत ढांचा रणनीति बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यह 2 तरह से किया जाएगा, एक रणनीति प्रारूप और दूसरा विविध प्रभाव क्षेत्र। आमतौर पर जनमानस के लिए आधारभूत ढांचे का अभिप्राय भौतिक संपत्ति जैसे सड़क, पुल, रेलवे, हवाई अड्डों के निर्माण आदि से होता है। पारंपरिक तौर पर यह सब विकास के मुख्य घटक रहे हैं। इस बजट की खास विशेषता यह है कि इस बजट में आधारभूत ढांचे को नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जोड़ दिया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण और रोजगार सृजन के लिए सड़क और रेल संपर्क बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। पहले केवल भौतिक संसाधनों पर ही पूरा फोकस रहता था और उसी पर सर्वाधिक संसाधन आवंटित किए जाते थे, लेकिन इस बजट में कोविड-19, स्वास्थ्य और सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए अलग से रुपए आवंटित किए हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को भी दिया गया है, जिसमें से पैसा जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं बनाने और अनेक जिलों में गहन चिकित्सा सेवा ब्लॉक बनाने पर खर्च किया जाएगा और अनेक शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी को डिजिटल विश्व के लिए तैयार किया जाए और इसके लिए लेह जैसे जो दूरस्थ प्रदेश हैं वहाँ पर भी नए शैक्षणिक संस्थान और यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। धन्यवाद।